हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6। इसमें आज हम करेंगे पोस्ट मौर्यन डेवलपमेंट्स, यानी जो है मौर्योत्तर काल की क्या विशेषता थी और इस समय कौन कौन से वंशों ने जो है अपना प्रभुता जो है भारत पे स्थापित किया था। तो इसके विषय में हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। ये टॉपिक कई मानने में हर एक क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे वो सीबीएसई से पढ़ते हो, चाहे एनआईएस बोर्ड से पढ़ते हो, चाहे यूपी बिहार बोर्ड के बच्चे हो, किसी भी बोर्ड के बच्चे हो, चाहे वो यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। अगर उनके सिलेबस में मौर्योत्तर काल के विषय में है तो इसका मतलब ये टॉपिक उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। और ये टॉपिक आपको हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम के साथ साथ डिस्प्ले भी आपको हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में होगा। लेकिन आपको पता है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू न जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Today we have a most important chapter discussion here. There a post-Mauryan development. There is a most important here. The important here is the political history of the northern India. The political of northern India, degradation of the Mauryan Empire. There are most importance empire is the emerge. There is the Yunnan, Shak, Pahlav, Kushan. Here is the most important. And there is a political history of northern India. The degradation of the Mauryan Empire led to the rise of many regional kingdoms in the different part of country. At the same time, we have witnessed invasion of the various group of people based of Central Asia and Western China. And this were Indo-Greek. There is a Saxon or Sukas, Parthians and Pahlav, Kushan. It was truly is such a politically process that India come in closer contact with the Central Asia politics of culture. There is a most important. The last of Mauryan Empire here the killed by the commander in chief. There is a most important here. The first here a Shug Empire. There are the Shugas. There is a Mauryan is a king was a killed by the commander in chief Pushmitra Sunga is who went to establish his oven. The center is a northern India. That is the most important. The last Maurya king was a kill of commander in a chief Pushmitra. That is the most important for the UPSC examination. And who is established over that century on the northern India. It come to now as a Suga. The centuries built of Sugas is where to the rulings in the northern India. The Indo-Greek, also known as the Yavanas, and about there who we shall study in the some detail later is the emerge in a bacteria or a Balka. There is the most important here bacteria in the Balka. As on the independent power and soon started to the extending their rule in the northern, western and northern part of India. There is a most important here Sugvansha. There is a most important. There are indication of the Pushmitra Sugag come in the confess with the Demetrius as the Bactrians Greeks ruler without suffering much political damage. There is the most important here, and the inscription of engraved as the pillars to the Bensnagar is present day is a Vidyasha. This refer to the one hello and natives are Taxila near or Rawalpindi in Pakistan.
The Taxila is the most important here. Their present time is Ramapindi in Pakistan. As on level, there is the Indo-Greeks ruler Antiochus in the court of the Bhagabhadra, and who was the identify with one of the later Suga rulers. As Suga rulers, there is the most important, the Swamitra, according to the inscription, he was a devotee of the Lord of Krishna. That is the most important here. And in around of second quarter of 4th century BC, the last of Suga rulers was the kill atrociously by the minister is a Vasudeva. The Vasudeva kill of the last Suga is a Jansantri's is a minister of Sudeva is killed, who the last down to the foundation of the Kanva Jansantri. The Sanka Vansha is Jansantri is the most important here. But now the battle is nothing about the Kanavas is expect for the rather is a core Shri is reference them in a later text. The next year, the Bactrians are the Indo-Greeks. That is the most important year. After the death of Alexander in 323 BC, many Greeks come to the settle on the northern western is border of India with the Bactrians area to the northern west of Hindkush mountain in present day northern Afghanistan. There is the most important here Hindkush. There is a mountain represented by there a free Afghanistan. As an important center, the ruler of the Bactria is come to the call to the Bactrians Greek because of their Hellenistic Greek ancestry as one of the ruler of the line, naming to the Demetrius as I mentioned it above is come into the confessed with the Pushmitra. The Pushmitra is the most important here. However, their most celebrated Indo-Greek ruler was the Menanders, in which his empire appeared to have included southern Afghanistan and the Gangadhar, the original best of the Indos. And he has been to identify with the king is Milinda mentioned in the famous Buddhist text is the Panhu, which is a content of philosophically is a question that Milinda is asked is a Nagashena and Buddhist author of text as the inform us to the impressed by there is answer the king accepted Buddhism as is a religion and Mahendra is believed to have to rule of between 155 BC to 130 BC. The next here is the Shakas. Shaka is the most important century here. The Shaka is the Indian term used for the people called the Santhasian. Santhasian is a mainly is here called, but there is an Indian word is the Sakas. Sakas who is originally is a belong to be a Central Asia. Where is it belong here? Central Asia, and defeated by there is a brotherhood to the US cheese and the travel stock to which is the Kushan belonged. They gradually come to the settle in a northern western India and around to Taxila in their 4th century BC. Under the successive Shaka ruler, there is the territory is extending up to the Mathura and Gujarat. There is the most important here. The most famous of all the Shaka ruler was Rudradhama. Rudramana is who is ruled in the middle of the 2nd century AD. Rudradhaman is most important here. There is a middle of the 2nd century AD, and his empire was spread over to almost whole of western India. His achievements are known as through their only inscription that he got engraved on the wall there at the Girnar and Junagadh. And this inscription is happened to be the first royal inscription of the earlier India composed in a Kasta or Sanskriti. Kastas is a Sanskriti is the most important. The next year, the Parthians. The Parthians were of Iranians origin and because of strong culture connection with the Shakas. These groups were referred to be in the India sources as a Sukha, Pallava
and the important inscription indicating the Parthians ruler in a northwestern area of Pakistan in the famous Takhit-e-Wai inscription recovered from the Mardhan near a Peshawar. Their Mardhan near a Peshawar area of Pakistan. The inscriptions are dated in a 45 AD, refer to the Gondopharans of Gondopar as the Parthians ruler, and some literature is so associated with him with the St. Thomas, who is the said to have converted both the king and the brother to the Christianity. यहाँ जो हम करने जा रहे हैं चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण, जो मौर्योत्तर काल यानी मौर्य का जब साम्राज्य खत्म हो गया तो ऐसा क्या हुआ। कहते हैं मौर्य काफ़ी पावरफुल के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। उसके बाद जो है बिंदुसार ने भी अच्छा किया, उसके बाद अशोका ने भी बहुत अच्छा किया। लेकिन अशोक के बाद ऐसा क्या हुआ कि जो कहते हैं कि जो मौर्य काल थी वो ख़त्म सा हो गया। तो कहते हैं सबसे बड़ा जो बात आती है वो होता है उत्तराधिकारी। कहते हैं जब उत्तराधिकारी कमज़ोर हो तो दूसरा कोई भी बंदा जो इस पर आसानी से राज कर सकता है। कहते हैं अगर आप समझदार हो तो आपको कोई परेशान नहीं कर सकता, तो कोई आप पे राज नहीं कर सकता। तो यही बात यहाँ पर भी हुआ कि मौर्य अगर देखा जाए तो काफ़ी पावरफुल था, उसका बिंदुसार भी था। उसके बाद आपको पता ही है कि अशोका भी काफ़ी पावरफुल था। और उसके बाद जो भी उत्तराधिकारी आया वो बिल्कुल ही ख़त्म सा कर गया इनके जो एम्पायर्स थे, क्योंकि ये पूरे इंडिया में फैला हुआ था। देखा जाए इसका मैप भी हमने देखा था पिछले चैप्टर में, तो ये काफ़ी हमारे लिए तो इम्पोर्टेंट था कि हर जगह इसका विस्तृत अपना राजधानी जो है फैला रखा था, राज्य फैला रखा था। लेकिन फिर भी एक कमांडर ने उसकी हत्या करके, जो अंतिम मौर्य साम्राज्य का उत्तराधिकारी था, एक कमांडर जो कि ब्राह्मण से समाज से अपना रिलेशन रखता था, एक कमांडर के द्वारा उसका जो है मृत्यु हो गई। और उसके बाद उस कमांडर ने पूरे ही राज्य पे अपना कब्जा कर लिया। तो ये बहुत ही बड़ी बात यहाँ पर आती है। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो बहुत से जो है लोगों ने यहाँ पर राज्य किया इंडिया में, चाहे उत्तर भारत के क्षेत्रों में बहुत से जो है लोग आए और राज्य किए, जैसे यूनानी, शक, पहलव और कुषाण। ये सारे के सारे आके जो है अपना जो है बेखूबी अच्छे से राज्य किया। लेकिन फिर भी जो है ये अधिक दिन तक नहीं टिक सके। इसी के अंतर्गत हमारा ये चैप्टर है कि मौर्य साम्राज्य खत्म हो जाने के बाद आखिर इंडिया का क्या हालत हुई और इसमें कौन राजाओं ने जो है अपना प्रभुता स्थापित करने में सक्षम हो पाए। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक यही आता है कि उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास किस विषय पे रखा गया है। तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे यूपीएससी एग्ज़ाम के बच्चे देख रहे हो, चाहे +2 के बच्चे देख रहे हो, +1 के बच्चे देख रहे हो, चाहे यूपी बिहार बोर्ड के बच्चे देख रहे हो, चाहे एनआईएस बोर्ड के बच्चे देख रहे हो, सबके लिए ये इम्पोर्टेंट है। अगर आपके चैप्टर में अगर ये टॉपिक है तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है और इसको अच्छे से समझने की कोशिश करना कि आखिर इसमें क्या बताई जा रही है और क्या आपके समक्ष जो है आ रहा है, क्या डिस्प्ले हो रहा है। देखिए कहते हैं मौर्य वंश के पतन के बाद देश के विभिन्न भागों में क्षेत्रीय वंश का उदय हुआ। यानी मौर्य वंश के उदय खत्म हो जाने के बाद हर क्षेत्र में जो था एक क्षेत्रीय वंश का हुआ। क्षेत्रीय का मतलब होता है कि कोई भी क्षेत्र है वहाँ पर अपने आप को राजा घोषित कोई भी व्यक्ति कर सकता था, क्योंकि मौर्य का जो देखा जाए तो इम्पीरियलिज्म खत्म हो गया था। मौर्य का अगर अंतिम शासक देखे तो उसको तो हत्या कर दी गई थी। तो आपको पता है जब मेन अगर मैनेजर या मेन मालिक, मान लीजिए आपका घर है, अगर घर में मुखिया अगर कमज़ोर पड़ जाए तो क्या होता है, सारे बच्चे अपने अपने रास्तों पे चल देते हैं, लड़कियां अपने रास्ते चले जाते हैं, लड़के अपने रास्ते चलने लग जाते हैं, कोई किसी को जो है टोकने वाला रोकने वाला नहीं होता है। तो ऐसा ही हुआ कि मेन जो था सेंटर में कंट्रोल करने वाला को ही हत्या कर दी गई। तो बाहर जितने भी राज्य थे सब अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। सारे प्रांतों में जो है अपने आप को जो वहाँ पर जो है कबीलाएं, मुखिया हो, कोई भी हो, अपने आप को राज्य का उत्तराधिकारी बना लिया। तो ऐसा ही हुआ। उस समय मध्य एशिया और पश्चिमी चीन से भी कई आक्रमणकारियों ने भारत पर आक्रमण भी किए। ठीक है, यानी देखा जाए तो मध्य एशिया और पश्चिमी चीन से बहुत से आक्रमणकारी जो थे इस पर अटैक किया, भारत पर अटैक किया। और वो थे भारतीय, यूनानी, शक, पहलव व कुषाण। इन्हीं राजनीतिक प्रक्रियाओं ने भारत को मध्य एशिया की राजनीतिक तथा सभ्यता के निकट जाने का सबसे जो है पहला अवसर प्रदान किया गया। मौर्य वंश का आखिरी सम्राट जो था हर्षवर्धन अपने सेनापति, देखिए
जो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है वह द्रत था, यानी मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? वह द्रत था। वह द्रत जो था अंतिम शासक था और जिसको किसने मारा था? सेनापति पुष्यमित्र शुंग के हाथों मारा गया था। यानी शुंग वंश यहाँ से यह स्थापित हुआ क्योंकि इसने आखिरी मौर्य वंश के आखिरी सम्राट वहदत्र को जो है खत्म कर दिया, जिसके वजह से पुष्यमित्र शुंग के हाथों मारा जाने के कारण जिससे बाद में अपना साम्राज्य उत्तरी भारत में स्थापित कर लिया। और किसने स्थापित किया? शुंग ने, यानी पुष्यमित्र शुंग ये वंशक था और इसने अपना राज्य जो है भारत में स्थापित कर लिया और इसे शुंग वंश के रूप में जाना गया, यानी इसको शुंग वंश के रूप में हम जानते हैं। एक तरफ जहां शुंग उत्तर भारत में शासन कर रहे थे उसी समय भारतीय यूनानी जिन्हें यवन भी कहा जाता था वह लख में जो है स्वतंत्र शक्ति के रूप में उभरे था। जल्द ही उसने भारत के उत्तरी पश्चिमी तथा उत्तर क्षेत्रों में अपना साम्राज्य का विस्तार करना आरंभ कर दिया। इसका अध्ययन हम बाद में करेंगे और जानेंगे कैसे हुआ। इस बात को भी हम संकेत मिलते हैं कि पुष्यमित्र शुंग का जो है वल्लख्य के शासक डेमेट्रियस के साथ भी संघर्ष हुआ, लेकिन उसका कोई राजनीतिक नुकसान नहीं हुआ, यानी उससे किसी प्रकार का उस पर प्रभाव नहीं पड़ा। कहते हैं वेशनगर आधुनिक विदिशा में एक स्तंभ पर अंकित विवरण से किसी जो हेलिडोरियस जो कि तक्षशिला यानी वर्तमान पाकिस्तान रावलपिंडी के निकट है। देखिए तक्षशिला जो है शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था, लेकिन अब जो है ये वर्तमान पाकिस्तान रावलपिंडी के निकट स्थित है का निवास था। और कहते हैं भागभद्र के राज्य दरबार के एक भारतीय यूनानी शासक अतिलकी दास के दूत के रूप में विवरण मिलता है। कहते हैं उल्लेख के अनुसार वह जो था कृष्ण का भक्त था, यानी वो कृष्ण के भक्ति करता था। ईसा पूर्व के प्रथम शताब्दी के द्वितीय चतुर्थार्ध में अंतिम शुंग शासक की हत्या धोखे से उसकी मंत्री वसुदेव ने कर दी। अब देखिए कहते हैं अगर अंतिम शासक देखा जाए शुंग वंश का, ठीक है, जो अंतिम शुंग शासक की हत्या किसने कर दिया था? धोखे से किया था, वो भी वसुदेव ने किया था। और वो कौन था? वो उसी का मंत्री था। तो कहते हैं मंत्री ने हत्या करके जो है अपना राज्य स्थापित कर लिया था। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गया है कि देखिए मौर्य शासक के अंतिम जो राजा था बृहदत्त, उसकी हत्या किसने किया था? पुष्यमित्र ने किया था, जो कि शुंग वंश से अपना संबंध रखता था। लेकिन शुंग वंश का जो अंतिम शासक था जिसने वो अपने एक मंत्री से मारा गया, वो भी धोखे से, जिसका नाम था वसुदेव। और देखिए पुष्यमित्र कौन था? एक कमांडर था। किसका कमांडर था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के आखिरी शासक बृहदत्त का था। तो देखिए अपने ही लोगों ने इनकी हत्या कर दी और वहाँ पर जो है राज्य स्थापित कर लिया। कहते हैं पुष्यमित्र ने जो बृहदत्त को जो है आखिरी जो मौर्य साम्राज्य के था उसको हत्या कर दिया। और यहाँ पर जो है अगर देखा जाए शुंग वंश के अंतिम शासक को जो उसकी मंत्री ने वसुदेव ने हत्या कर दिया, जिसे कव्य वंश की नींव डाली। अब यहाँ कण्व वंश जो है अपना नींव डाला और कण्व वंश का जो था वसुदेव ही पहला शासक था। काव्य वंश के विषय में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर उसके बारे में डिस्कस अधिक नहीं करेंगे, क्योंकि इसका भी राज्य देखा जाए मैंने बहुत जगह पढ़ा था कि कण्व वंश जो था बहुत कम समय तक ही राज्य कर पाया, क्योंकि ये एक मंत्री था और मंत्री का कोई भी राज्य गद्दी पर देना पसंद नहीं करता था, इसलिए संघर्ष हो गया और वहाँ से जो है उसको अपने राजगद्दी को त्यागना पड़ गया। इसलिए यहाँ पर जो है कण्व वंश के विषय में अधिक जानकारी हमारे समक्ष उपलब्ध नहीं है। तो आपको इतना ही याद रखना होगा कि उसका भी शासन अधिक दिनों तक नहीं चल पाया, लेकिन इसका जो पहला जो शासक था वो वसुदेव था, जो कि उसी राज्य का एक मंत्री था। नेक्स्ट ईयर बैक्ट्रियंस या भारतीय यूनानी। देखिए बैक्ट्रियन और भारतीय यूनानी कौन थे? 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर की मृत्यु के पश्चात, देखिए अब हमारा सिकंदर यहाँ पर आ चुका है, उसके मृत्यु के पश्चात कई यूनानी जो थे भारत के उत्तरी पश्चिमी सीमांत क्षेत्र में बैक्ट्रिया या हिंदू कुश पर्वत का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र जो वर्तमान अफगानिस्तान में है को महत्वपूर्ण केंद्र बनाकर वहाँ निवास करने आ बसे। क्योंकि आपको पता है कि ये सिकंदर यूनानी से संबंध रखता था, लेकिन जब उसकी हत्या हो गई तो वहाँ से जो है सभी लोग वहाँ से चले गए। यानी देखा जाए तो उसकी मृत्यु के पश्चात वहाँ से सभी लोग जो है पलायन कर गए और ये हिंदू कुश पर्वत उत्तर पश्चिमी क्षेत्र ये वर्तमान जो अफगानिस्तान को महत्वपूर्ण केंद्र बनाकर वहाँ पर निवास करने लगे और बस गए। अपने
यूनानी जो है उच्चतरण की वजह से बैक्टीरिया के शासक बैक्टीरिया यूनानी कहलाए। यानी इसको जो है पूरा नाम क्या पड़ा, बैक्टीरिया यूनानी पड़ा। ऊपर वर्णित भारतीय यूनानी शासक डेमिस्टियस और जो पुष्यमित्र के साथ काफ़ी संघर्ष भी इन्होंने किया। यानी पुष्यमित्र जो था, आपको पता ही पुष्यमित्र जो था शुक वंश का राजा था, जिसके साथ बहुत ही यूनानियों का जो है संघर्ष हुआ। सर्वाधिक सफल भारतीय यूनानी शासक मनेंद्र। देखिए सबसे अधिक सफल यूनानी शासक कौन था, मनेंद्र था। या कि जिसके साम्राज्य में संभवतः जो है उत्तरी अफगानिस्तान तथा सिंध नदी तक पूर्वी क्षेत्र गंधार भी सम्मिलित थे। यानी सारे गंधार पर अपना पुण्य अधिकार था। प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ मिल्हिप द्रंदपहो में उसका जो है परिचय मिलिंद्र के रूप में दिया गया। देखिए उसका जो है अगर हम देखें बौद्ध ग्रंथ के अंतर्गत तो उसका जो नाम है मिलिंद्र नाम है, लेकिन इसका यूनानी शासक के रूप में इसको जो है मनेंद्र कहा जाता है। ठीक है, जिसमें जो है मिलिंद्र द्वारा ग्रंथ के बौद्ध लेखक महाराजा नागसेन ने से पूछे गए सवाल है। इसमें हमें जानकारी मिलती है कि दिए गए जो है उत्तरों से प्रभावित होकर राजा ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। यानी ये राजा जो था बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया और माना जाता है कि मनेंद्र ने जो है 155 ईस्वी पूर्व से लेके 130 ईस्वी पूर्व तक अपना शासन काल चलाया। यानी देखा जाए तो इसने भी काफ़ी 15 साल का जो है अपना शासन काल में उसने बहुत काफ़ी सुधार भी किया। उसके बाद था शक वंश का जो है उदय। शक वंश जो था काफ़ी इम्पोर्टेंट था। कहते हैं शक जो था साइथियंस वंश के लिए प्रयोग होने वाला ये हिंदी नाम है। यानी देखा जाए तो साइथियन उनको कहा जाता था, लेकिन हिंदी में जो इसको शक कहा जाता है, जो मूल रूप से मध्य एशिया के निवासी थे और अपने पड़ोसी यूचीस यानी कुषाण से संबंधित आदिवासी समूह से जब पराजित होकर ये ईस्वी पूर्व प्रथम शताब्दी में भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में तक्षशिला के आसपास निवास करने आए थे। सफल शक जो है शासकों राज्यों में उसकी सीमाएं मथुरा तथा गुजरात तक व्यापक हो चली थी। यानी देखा जाए तो मथुरा और गुजरात पे इन्होंने अपना जो है प्रभुता स्थापित करने में सफलता प्राप्त कर लिया था। शक शासकों में सबसे उल्लेखनीय शासक रुद्रदमन है। यानी रुद्रदमन जो है सबसे काफ़ी फेमस शासक रहा, जिसने जो है द्वितीय शताब्दी के मध्य शासन किया और उसका साम्राज्य लगभग समस्त पश्चिमी भारत तक विस्तृत था। उसका तमाम उपलब्धियों की जानकारी हमें गिरनार अथवा जूनागढ़ में खुदे शिलालेखों से हमें प्राप्त होती है। उसके पश्चात है पार्थियन। देखिए पार्थियन कहते हैं पार्थियन मूल्य ईरानी मुल्क के थे तथा शकों के साथ अपने मजबूत संस्कृति संबंध की वजह से भारतीय जो है मूल में उन्हें शक पहलव के रूप में जाना जाता है। यानी शक पहलव के रूप में इसको जाना जाता है। भारतीय शासक के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हमें पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में पेशावर के निकट जो है मर्दान से प्रसिद्ध तख्त ए वाही विवरण में से मिलती है। कहते 5वीं ईसा पूर्व के आसपास के इस उल्लेख में पार्थियन शक के रूप में जो गोडो फ्रेंस का विवरण भी मिलता है और कुछ इतिहासकार इसे अंत थॉमस के समकालीन भी मानते हैं। माना जाता है कि इन्होंने जो है राजा तथा उसके भाइयों को ईसाई धर्म में धर्मांतरण कराया था। अब ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है कि इन्होंने जो है राजा तथा उसके भाई को ईसाई धर्म में स्थानांतरण कराया था और ये काफ़ी महत्वपूर्ण घटना मानी जा सकती है। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक जो था जो ख़त्म हो जाता है। आगे का टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो आगे का टॉपिक देखना मत भूलिएगा। अगर अच्छा लगा तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलना है। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करेंगे वो तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्ज़ाम खत्म हो जाने के मेरा क्या ज़रूरत है तिरपान स्टडी सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, तिरपान स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th+2 को भी कवर करता है। साथ में
बीए जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा 8 सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है त्रिपान स्टडी सेंटर का फ़ायदा ही फ़ायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। एग्ज़ाम के तौर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फ़ायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूँगा। ठीक है दोस्तों, इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।